ओके। तो टुडे आज हम लोग सेल थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में देखा था पार्ट 1 में। अगर हम लोग देखेंगे तो राइट कॉर्नर पे दिख रहा होगा। अगर हम लोग देखें तो पिछले लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑफ द सेल देखे थे। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ सेल नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, पार्ट नंबर 1 में है। अब हम लोग हिस्ट्री देख लिए थे और व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ सेल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो हिस्ट्री और व्हाट इज अ सेल, इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। हिस्ट्री के बारे में देखा था कि वहाँ पे जो हमारे एंटोनियो लीवेनहॉक थे, रॉबर्ट हुक थे और रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट हुक ने जो है वो उन्होंने डिस्कवर किया था, सेल का टर्म भी दिया था, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सेल थियरी। सेल थियरी क्या होता है? सेल थियरी में मतलब सेल की थियरी किसने दी है? जैसे कि हर एक चीज़ की एक थियरी होती है। दिमाग अगर हम लोग अपने दिमाग को कंसंट्रेट करें तो हर एक चीज़ की एक थियरी होती है। जैसे कि हम लोग कुछ भी कहते हैं, कोई भी मिथ को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के अगर हम लोग कोई बात कहते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि बताओ इसका कारण क्या है पीछे। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो इस बात का कोई एक थियरी होना चाहिए, मतलब आपका प्रूफ क्या है और आप किस बेसिस पे कोई बात कहते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये होती है। तो जब कोई एक मेन ऐसा मुद्दा बन जाता है या एक ऐसी कोई बहुत रोचात्मक बात या कोई एक प्रूफ करने वाली बात होती है, एक्सपेरिमेंटल किसी चीज़ को प्रूफ कर दिया जाता है, तो वो थियरी नाम आ जाता है। जब हम किसी एक लार्ज स्केल पे किसी चीज़ को कर देते हैं तो यहाँ पे सेल के बारे में, सेल क्या होता है और सेल एक्चुअल में है क्या, उसी चीज़ को सेल थियरी एक्सप्लेन करता है। सेल है क्या एक्चुअल में, ठीक है ना, उसी चीज़ को सेल थियरी एक्सप्लेन करता है। और ये जो अभी मैं बात करूंगा ये ओल्ड सेल थियरी की मैं बात करूंगा। न्यू सेल थियरी तो रुडॉल्फ वर्चो ने दिया था। रुडॉल्फ वर्चो ने, जो अभी तक का हम लोग का सेल थियरी चल रहा है वो रुडॉल्फ वर्चो का दिया गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो कुछ साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ, जैसे कि मैथिस स्क्लेडिन। हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन 1838 की बात कर रहे हैं। ए जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब जो प्लांट विशेषज्ञ होता है, वनस्पति विशेषज्ञ भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो बॉटनिस्ट थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे। कौन थे? मैथियस स्क्लेडिन। अब ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने किया क्या था? एग्जामिन किया ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। मतलब कि इन्होंने कहा क्या? इन्होंने ये कहा कि अगर कोई प्लांट्स ले लेते हैं, कोई भी प्लांट्स अगर हम ले लेते हैं, तो उस प्लांट्स में अगर हम, जैसे कि कोई प्लांट्स हो गया, ठीक है ना, तो प्लांट्स में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में जो होते हैं ऑर्गन होते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन में पाया जाता है टिश्यू। तो जब हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आर्गन है, आर्गन में टिश्यू है, तो आर्गन जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्गन पाए जाते हैं, तो प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्गन पाए जाते हैं, जैसे स्टेम, लीफ, ट्रैकीड, वेसल्स, ठीक है ना, जाइलम, फ्लोएम। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है टिश्यू पाए जाते हैं हमारे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल टिश्यूज पाए जाते हैं। तो इन्हों ये क्या कह रहे थे, ये कह क्या रहे थे कि प्लांट जो होता है, प्लांट्स के पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पाए जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू भी तो पाए जाएंगे। और जब डिफरेंट टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे तो उनके पास डिफरेंट टाइप के सेल भी तो होंगे। बात आपको अगर समझ में आ रही होगी तो अगर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन है तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू है तो डिफरेंट टाइप के सेल होंगे। इन्होंने ये बताया था कि हाँ, इन्होंने ये चीज़ क्लियर किया था। जैसे कुछ पहले मिथ ये था कि सारे जो, मतलब कुछ पहले ओल्ड थियरी ये कहती थी, या मतलब पहले के लोग ये ज़्यादा करके कहते थे कि एक बॉडी में सारे सेल एक समान होंगे, सारे सेल एक समान होंगे। नहीं, इन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने जब प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि प्लांट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स, मतलब सॉरी, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, और इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को, जैसे कि लीफ को देखा, स्टेम को देखा, ठीक है ना, और अलग अंदर काट करके देखा, रूट्स को देखा, तो उन्होंने पाया क्या? वो पाए कि
जो प्लांट्स है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट टिश्यू है, तो डिफरेंट टाइप्स के सेल है। तो इन्होंने कहा, देखिए लिखा हुआ ना, कंपोज्ड ए डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल मतलब कि सेल भी डिफरेंट काइंड का देखने के लिए मिल रहा, विच मतलब जो फॉर्म द टिश्यू, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सेल है तो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू होंगे, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन होंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द उसके ऑर्गन सिस्टम होंगे। अब जब डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गन सिस्टम होंगे तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होंगे। मतलब कि इन्होंने ये कह दिए, कौन कहा, बॉटनिस्ट हमारे जो मैथ्यू स्क्लेडिन थे, सॉरी, ठीक है। इन 90, देखो एट द सेम टाइम, मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, 2-4 महीने, 6 महीने का फर्क है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो जो हमारे स्क्लेडिन और स्वान में है, मतलब हम लिखे तो एक ईयर का डिफरेंस हो सकता हो कि उन्होंने नवंबर में एक्सपेरिमेंट किया हो, इन्होंने जनवरी में एक्सपेरिमेंट किया हो, लास्ट 18 में दिसंबर, बट हमको एग्जैक्ट डेट के बारे में नहीं, बट हम लोगों को एनसीईआरटी यही बताती है। इन 1839 में हमारे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, वो बॉटनिस्ट थे। जूलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो जूलॉजी मतलब कि अगर हम लोग देखा जाए, जो जूलॉजी मतलब जो जंतुओं का अध्ययन करता है, जंतु मतलब जो एनिमल का अध्ययन करता है, मतलब एनिमेलिया फैमिली से बिलोंग करता है, इसमें प्रोटिस्टा वोस्टा में कुछ कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या था? थियोडोर सॉन, हम लोग सॉन भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। अब ये क्या किए थे इन्होंने? स्टडी, देखो ये भी डिफरेंट टाइप्स के, देखो इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स पे अध्ययन किया था, कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब इन्होंने अलग अलग ढेर सारे, देखो एग्जामिन ये लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, देखो ये भी वही कर रहे थे जो हमारे ये प्लांट पे कर रहे थे, ये प्लांट पे कर रहे थे और ये किस पे कर रहे थे? एनिमल पे कर रहे थे सेम टाइम में। मतलब प्लांट कोई खोद रहा है, कोई जो है एनिमल को काट काट के देख रहा है, कोई प्लांट्स को काट काट के देख रहा है, कोई एनिमल्स के डेड टिश्यू को या फिर अलग अलग पार्ट्स को देख रहा है काट के। एंड इन्होंने कहा क्या? रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर। ये क्या इन्होंने किया? इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सारे सेल को निकाल करके देखा, तो ये पा क्या रहे हैं कि जो सेल है, सेल के जो चारों तरफ, मतलब सेल के चारों तरफ अगर देखा जाए, ये लेयर की बात हो रही है, जो बाहर वाला लेयर है ये थिन लेयर है। कैसा लेयर है? एक थिन लेयर है, मतलब बहुत पतला सा लेयर इनको देखने के लिए मिल रहा है, थिन आउटर लेयर है, विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सेल है उसके चारों तरफ अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें अगर देखा जाए तो। और अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम लोग देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, अगर हम लोग एक छोटी सी, अगर हम इसमें देखें कि क्या फिगर, एक फिगर ड्रा करके देखें, तो जो ये हमारे दोनों साइंटिस्ट थे, ये दोनों साइंटिस्ट ने, जो हमारे बॉटनिस्ट थे, जो मैथ्यू स्क्लेडिन थे, इन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं, प्लांट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं, अगर हम इनके अनुसार देखें तो। और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हमारे स्वान, इन्होंने कहा था कि कोई ऐसे सेल है तो डिफरेंट, देखो इन्होंने कहा था टूडेज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इन्होंने कहा था ये जो बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है इसको इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसने कहा था? हमारे स्वान साहब ने कहा था, स्वान साहब ने कहा। इन्होंने कहा डिफरेंट टाइप्स के सेल होंगे, अगर डिफरेंट टाइप के सेल होंगे, डिफरेंट टाइप के अगर सेल होंगे तो डिफरेंट टाइप्स के आपके टिश्यू भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू भी आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप ये समझिए कि डिफरेंट टाइप्स के सेल और डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू, ठीक है ना। ये किसने कहा था? जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम था स्क्लेडिन, जिनका नाम क्या था? स्क्लेडिन, जो नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस चीज़ को, स्क्लेडिन ने देखा था। ओके, स्क्लेडिन। तो स्क्लेडिन ने ये देखा था कि जो प्लांट्स हैं,
प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन होते हैं, डिफरेंट टिश्यू होंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल होंगे। लेकिन उनके कहने का जो वे था, उन्होंने कहा था पहले डिफरेंट टाइप्स के सेल होंगे तो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होंगे। मतलब एक ही प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू। और इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात किया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बातें ये हो गई। ठीक है ना, किसने कहा था? स्वान ने कहा था। फिर एक बात हुई स्वान के बाद, इन्होंने क्या किया, स्वान ने एक दूसरा स्टेटमेंट रखा अपने पास। ये तो पहला इनका स्टेटमेंट हो गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और दूसरा सेकंड स्टेटमेंट इनका था, ही आल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट्स। देखिए प्लांट टिश्यू, देखिए इन्होंने प्लांट टिश्यू पे भी अध्ययन कर डाला। जैसे कि वो एनिमल टिश्यू पे, ये एनिमल टिश्यू पे अध्ययन किए थे, और ये जो है प्लांट सेल पे अध्ययन किया था, ये प्लांट टिश्यू पे अध्ययन कर डाले। और इन्होंने क्या देखा, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। मतलब कि हमारे स्वान नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो एरिया में जो है काम किया। एक इन्होंने बताया सेल के जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल का जो आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इन्होंने प्लांट सेल पे बात किया, प्लांट सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ के टिश्यू। इन्होंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, इसके चारों तरफ एक और लेयर है, और जिसको उन्होंने क्या बोला, सेल वॉल बोला। और ये कहा सेल वॉल जो है ये प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। ये किसका यूनिक कैरेक्टर है? प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। सेल वॉल पाया जाना प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ द, ठीक है, ओके। प्लांट सेल के बारे में इन्होंने देखा, प्लांट में कहा कि सेल वॉल जो है ये प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का, इन्होंने बोला। ठीक है, फिर दोनों लोगों ने जो स्टडी किया इसको आपस में कंपेयर किया, या फिर इन्होंने कुछ किया कंपेयर किया, तो इन दोनों ने स्क्लेडिन और स्वान ने, स्क्लेडिन एंड स्वान जो नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे, ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थियरी दिया। ये ओल्ड सेल थियरी बोली जाती है, ठीक है ना, ये ओल्ड सेल थियरी बोली जाती है। और इस ओल्ड सेल थियरी में क्या कहा इन्होंने, कहा क्या, देखो यहाँ पे से टुगेदर फार्मुलेट द सेल थियरी, इतना एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं लिखी हुई है। जो मैंने ये लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन नहीं लिखी हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूं, कहीं मिलेगा नहीं आपको, ओके। तो ये जो सेल थियरी है, ये इन दोनों के कंक्लूजन जब आप बहुत हायर लेवल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी ने कहीं लिखा ही नहीं है। अब इसमें क्या है, इन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड अप, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सीक्रेट वाली बात है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड अप ऑफ सेल, किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। मतलब ये क्या कह करके निकल गए, इन्होंने कहा, देखो स्क्लेडिन एंड स्वान ने सेल थियरी में कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग हैं, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल है, चाहे जो भी है, उन्होंने कहा कि चाहे प्लांट हुआ चाहे एनिमल हुआ, इन दोनों में देखो कह रहा है ये दोनों ही सेल से बने हुए हैं, फॉर्म्ड है, किससे फॉर्म्ड है, सेल से फॉर्म्ड है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, सेल है, प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब देखिए जैसे कि एक सेल है, अमीबा का सेल है, ये डिवाइड किया, दो डॉटर सेल बना, तो देखो ये जो नया सेल हमारा बना, ये जो नया सेल हमारा बन रहा है, ये जो डॉटर सेल बन रही है, ये बिना सेल के नया सेल नहीं बनेगा। मतलब इस सेल का प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेल। मतलब प्लांट का प्लांट सेल है, प्लांट सेल का भी प्रोडक्ट क्या होगा, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के और एनिमल सेल का भी प्रोडक्ट क्या होगा, एनिमल सेल। मतलब कि जो जिसका प्रोडक्ट होगा, जो जैसा सेल होगा वैसा उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स हम लोग देखे हैं। तो हमारा सेल थियरी, जो ओल्ड सेल थियरी स्क्लेडिन एंड स्वान ने दिया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फ्रॉम ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। अब आप एनसीईआरटी में एक लाइन और देखेंगे कि लिखा होगा कि इन दोनों की थियरी जो है, इन दोनों की जो थियरी थी, ये दोनों साइंटिस्टों की जो थियरी थी, ये जो थियरी थी हमारे जान ये जो सक्सेस नहीं रही। क्यों नहीं सक्सेस रही, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो सेल का प्रोडक्ट ऑफ सेल के बारे में इन्होंने नहीं बताया।
और भी बातें हैं, अगर उसको हम लोग देखें तो थोड़ा सा एक और स्टेटमेंट हम रखें और इसको थोड़ा सा साफ कर दें। स्क्लेडिन एंड स्वान, ये जो टुगेदर फार्मुलेट द सेल थियरी, दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन as to how new cell were formed। जो स्क्लेडिन एंड स्वान दोनों लोग आपस में मिल करके थियरी दिए थे, अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात किए हैं कि उन्होंने ये कहा था, स्क्लेडिन एंड स्वान ने कहा था कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, ठीक है ना, कंपोज्ड या फिर बने हुए हैं कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या हैं, कंपोज्ड या फिर फॉर्म्ड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है ना, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ओके, तो इन्होंने ऐसी बात कही थी, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स की उन्होंने बात कही थी। हम ठीक है समझते हैं बातों को। बट हमारे जो रुडॉल्फ वर्चो थे 1855 में, रुडॉल्फ वर्चो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन्ड, पहली बार इन्होंने एक्सप्लेन किया और इन्होंने कहा, देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द सेल की बात इन्होंने किया, लेकिन कैसे प्रोडक्ट हो रहा है इन्होंने बताया नहीं। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड, देखो इन्होंने बताया कैसे, इन्होंने कहा सेल डिवाइड करेगा, ये इन्होंने बात कही, ये लोग नहीं बता रहे, ये बस कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ द सेल है, प्रोडक्ट ऑफ द सेल है, लेकिन कैसे प्रोडक्ट ऑफ द सेल है इस चीज के बारे में उन्होंने नहीं बताया। प्रोडक्ट ऑफ द सेल है क्योंकि इन लोगों के पास हो सकता हो कुछ ना रहा हो, ये लोग कह करके अपना खत्म कर दिए हो बात, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल फॉर्म, न्यू सेल कैसे बना, कैसे न्यू सेल बना इन लोगों ने नहीं बताया। इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट सेल एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड कर रहा है एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड, नया सेल बन रहा है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बताया कि जो प्रोडक्ट ऑफ सेल की बार बार आप बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट ऑफ द सेल डिवाइड होने के बाद न्यू सेल का क्या कर रहा है, वो पुराना सेल डिवाइड, एक डिवाइड नाम का एक प्रोसेस है, सेल डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, उस डिवीजन करके वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल, मतलब कह रहा है ये, इन्होंने ये भी कह दिया उसी समय कि बिना सेल के कोई नया सेल फॉर्म नहीं होगा। इन्होंने बहुत सारे थियरियों को लेकर के, बहुत सारे गॉड के थीसिस को लेकर के इन्होंने बहुत सारी बातों को बताया कि हम किसी चीज़ को क्रिएट कर दिए। देखो इन्होंने ऐसा बहुत सारी चीज़ें बातें कही गई, लेकिन उसमें कुछ बात की कोई प्रूफ नहीं था। तो और इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि वही है कि जो सेल है डिवाइड करके नए सेल का फॉर्म बनेगा, एक सेल से ही दूसरे। ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडिन एंड स्वान, इन्होंने क्या किया, स्क्लेडिन एंड स्वान के थीसिस को मॉडिफाई किया और इन्होंने फाइनल शेप दिया। जो सेल थियरी हम आज पढ़ते हैं और आज हम जो सेल थियरी को जान रहे हैं, जो सेल थियरी हम आज पढ़ते हैं, जो सेल थियरी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, वो सेल थियरी ये है। इन्होंने क्या बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, ये बात सही है, प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ये भी बात सही है, लेकिन इन्होंने कहा कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया कि जो सेल है वो, देखो इन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ द सेल, इन्होंने बात किया था, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द सेल कहाँ से आएगा इन्होंने ये नहीं बात बताया था। प्रोडक्ट ऑफ द सेल मतलब सेल ही प्रोडक्ट होगा, लेकिन कहाँ से आएगा इन्होंने इसके बारे में बात नहीं करी। इन्होंने बताया कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। इन्होंने पूरा एकदम डंके की चोट पे बोल दिया कि बिना प्री एग्जिस्टिंग सेल के ये फॉर्मेशन नहीं हो सकता, और इन्होंने ये फाइनल बात बोल करके इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, और ये सेल थियरी हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये रुडॉल्फ वर्चो ने बताया था, ठीक है ना। The cell theory is understand today the all living organism are composed of the cell and product of the cell and the all cell are arise from the pre-existing cell, मतलब जितने सेल हैं वो कहाँ से arise हुए हैं, pre-existing cell से। तो ये हमारा था
ये जो हमारी बातें थी इस स्क्लेडिन को लेकर के, स्वान को लेकर के, ठीक है ना, फिर रुडोल्फ वर्चो को लेकर के, देखिए फिर से मैं आपको बताऊं, देखिए सारे साइंटिस्ट का नाम अभी यहीं पे है। मैं आपको अगर एक चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। क्या कह रहे थे कि हमारे, फिर से मैं अगर इसको रिकॉल करूँ, स्वान साहब ने कहा कि जो डिफरेंट टाइप्स के, मतलब एक प्लांट में जो सेल है वो डिफरेंट टाइप्स के जो सेल हैं वो बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे स्क्लेडिन साहब ने, ये हमारे किसने कहा था, स्वान ने कहा था, स्क्लेडिन ने कहा था। स्वान ने दो बातें कही थी, ठीक है ना, एक एनिमल के लिए उन्होंने कहा था, एनिमल सेल के लिए कहा था, और एक किसके लिए कहा था, प्लांट। एनिमल सेल में कहा था कि जो आउटर लेयर होगा वो क्या होगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है ना। और इन्होंने कहा था कि जो प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है इसके आउटर लेयर को सेल वॉल, इन्होंने बोला, ये इन्होंने बताया कि यूनिक कैरेक्टर होगा सेल वॉल का, प्लांट सेल वॉल का, ठीक है, ये यूनिक कैरेक्टर होगा। मतलब इन्होंने बताया कि जो भी हमारा प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल, और ये जो है इसके आउटर कवरिंग होगी जिसको हम लोग सेल वॉल बोल रहे हैं, ये प्लांट सेल का कैरेक्टर है, ठीक है ना। इन्होंने बताया प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है जो प्लांट सेल में ही पाया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे आए थे रुडोल्फ वर्चो आए थे, जिसको बारे में अभी हम लोग, इन्होंने दो, एक ओमनी सेलुला, ई सेलुला कहा, उसके फिर इन्होंने द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ऑल लिविंग सेल्स जितने भी हैं वो प्रोडक्ट ऑफ द सेल हैं, इन्होंने दूसरे, पहले स्टेटमेंट में कहा और दूसरे। तो ये हमारा था आज का सेल थियरी, ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देख, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल क्या है हमारा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सेल थियरी हमारा खत्म हो चुका है, तो एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। एन ओवरव्यू ऑफ सेल में क्या है, इन सब चीज़ों को भी देखते हैं, ठीक है। एन ओवरव्यू का मतलब एक तरह से हमारा ये हो गया, एन ओवरव्यू ऑफ सेल का मतलब कि हम सेल को देखेंगे, कि माइक्रोस्कोप में सेल को हम लोग देखेंगे। एन ओवरव्यू का मतलब, सेल का मतलब हो गया कि हम सेल को देखेंगे। जनरली अगर आप स्टडी पर्पस से, अगर आप देखते हैं सेल को, देखना चाहते हैं स्टडी पर्पस से, तो कौन सा सेल लेना और किस सेल में जो इजीली मिल सके, जो इजीली हो सके, ठीक है ना। एक्चुअल में इसमें जो ओनियन है, देखिए यहाँ पे दो सेल की जब हम ओवरव्यू करते हैं तो दो सेल लेते हैं, एक हम लोग प्लांट सेल लेंगे और एक हम लोग एनिमल सेल लेंगे, ठीक है ना। तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हम लोग जनरली लेते हैं ओनियन पील, ले लेते हैं प्लांट सेल में ओनियन पील, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साफ साफ आप देख सकते हैं। और एनिमल में कह रहा है कि ह्यूमन में हम लोग ह्यूमन चिक लेंगे, ह्यूमन चिक, ठीक है ना, ह्यूमन हम लोग चिक लेंगे, ठीक है। तो हम लोग दो चीज़ ले रहे हैं, एक हम लोग ओनियन पील ले रहे हैं और एक हम लोग जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, ह्यूमन चिक ले रहे हैं, एक ओनियन पील और एक ह्यूमन चिक। अब हम लोग अगर इसको देखें, ठीक है ना, ओनियन पील में अगर हम लोग देखें तो इसका जो सेल है और इसके सेल का जो आउटर बाउंड्री है, माइक्रोस्कोप में जब हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि इसमें पाया जाएगा, आउटर बाउंड्री में सेल वॉल पाया जाएगा। और कह रहा ह्यूमन चिक की अगर आप सेल देखेंगे तो इसका जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, मैंने शुरू में ही बताया था, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर एनसीईआरटी लिखती है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी पेज को खोल करके बैठेंगे तो आप सीधे एनसीईआरटी से चीज़ों को पाएंगे, को रिलेट कर पाएंगे। तो आप देखेंगे डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मतलब ये जो हमारा है ये डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, ये जो बाहर वाला आप देख रहे हैं, इसी को जो हम आज जानते हैं ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। delimiting structure of cell, we can say this is a plasma membrane,
ओके, तो ये हमारा ओवरव्यू था कि हम लोग ओवरव्यू में एक प्लांट सेल लिए और एक एनिमल सेल लिए। प्लांट सेल में ओनियन पील लिए, ह्यूमन चिक लिए, इसमें सेल वॉल देखने के लिए मिला, इसमें डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। फिर अगली लाइन जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, ठीक है ना, कि आपको इन दोनों में, अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट कह रहा है कि आप इस दो, चाहे जो ईच सेल कह रहा, अब भैया अगर हम ऐसा कह दे रहे हैं चाहे जौन सेल में, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के लिए ये जो है फाइन नहीं होता। लेकिन एनसीईआरटी ने साफ साफ इस चीज को लिखा हुआ है, इनसाइड द ईच सेल। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है इनसाइड द ईच सेल, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इनसाइड द ईच सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, मतलब कि डेंस बाउंड स्ट्रक्चर जो है हमारे सेल में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, डेंस बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इन दोनों ही सेल में अगर आप देखेंगे तो आपको एक डेंस बाउंड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। बाउंड स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा इनसाइड द ईच सेल, दोनों सेल में, ठीक है ना। आपको देखने के लिए ये सारी चीज़ें आपको जनरली मिल जाएंगी। अगर आपको दोनों में मिल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है कंटेन क्रोमोसोम, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कंटेन करता है, ठीक है ना, क्रोमोसोम, ठीक है ना, क्रोमोसोम कंटेन करता है। अब इस क्रोमोसोम का काम क्या होता है, ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम का काम क्या होता है, वर्क या फंक्शन भी अगर हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल को रखता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल जिसको हम लोग डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम को अगर देखा जाए ध्यान से तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है ना। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी फिर अगला लाइन ये बोलती है, एनसीईआरटी अगला लाइन क्या कह रही है, कि अगर आपके पास, अगर सेल में ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अगर है और न्यूक्लियस डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ऐसा सेल जिसमें आपको देखने के लिए ऐसे मिल रहे हैं, उनको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। देखिए आपका कंसेप्ट जो है यूकैरियोटिक सेल पे चला जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, यूकैरियोटिक ऑफ सेल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ठीक है ना, ये हमारा कंसेप्ट है, इतना समझने की कोशिश करिएगा। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ओके, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल में ओनियन सेल, चिक सेल। ओवरव्यू में हम लोगों ने देखा सेल वॉल पाया जा रहा है, इसका डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डेंस बाउंड स्ट्रक्चर दोनों में है, हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या रख रहा है, जेनेटिक मटेरियल। अब जब हम ऐसे सेल के देखें, अब हमारे पास आता है एक कंसेप्ट, यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। मतलब यहाँ पे हम सेल का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं, अलग अलग सेल को करने जा रहे हैं कि सेल हमारे पास 2 टाइप्स के देखने के लिए मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल ऑर्गेनल्स, बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। इसके न्यूक्लियस के बेस पे हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं। देखो जिसमें ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं, मतलब न्यूक्लियस जब मेम्ब्रेन रहेगा तभी न्यूक्लियस कहेंगे, मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस कहेंगे नहीं। अब जैसे मेम्ब्रेन हटा तो हम उसको क्या कर दिए कि ये बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेन है ये नहीं है इसमें, मतलब इसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जा रहा है। अगर न्यूक्लियस नहीं पाया गया तो हम उसको बोल देंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, अब हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में देखेंगे। फर्दर अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ओनियन पील को हम लोगों ने देखा और ह्यूमन चिक को देखा है,
ठीक है ना। तो हमने कहा कि एनिमल सेल में जो ह्यूमन चिक है उसमें जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे प्लांट सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, इन दोनों में न्यूक्लियस कॉमन होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस जो रखता है, स्टोर करता है डीएनए, जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। तो एक टर्मोलॉजी और दोनों में कॉमन क्या होता है जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, और वो कॉमन है साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी फिर फर्दर ये लाइन नोट करती है और लिखती है, कहती है कि जो साइटोप्लाज्म है, अगर हम लोग देखें साइटोप्लाज्म को, कि ये जो साइटोप्लाज्म हमारा है ये दोनों ही जो मतलब सेल है, प्लांट सेल है, इन दोनों में साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, एक ऐसा है जो सेमी है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। मतलब जो सेल के अंदर जो वॉल्यूम होता है या फिर जो खाली जगह होता है, हम सेल को सर्कुलर कॉल अगर मानते हैं, सर्कुलर अगर मानते हैं, तो सेल का जो शेप होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, खाली जगह होगा, उसमें क्या पाया जाता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में होता क्या है, फंक्शन क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरना। देखो ये कई बार नीट में आया हुआ चीज है, और ये कई बार मॉड्यूल में देते हैं कि मेन एरना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, मेन एरना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज कहाँ होता है? तो द एग्जाम्पल इज साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मतलब दोनों के, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में से अगर कोई पूछ रहा है तो हम उसको जनरली कहेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, एंड वी आर गोइंग टू द, फिर कह रहा है वेरियस केमिकल रिएक्शन, मतलब ढेर सारे जो केमिकल रिएक्शन है अकर्स इन इट द कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। मतलब कि ये जो वेरियस ढेर सारे जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं अकर्स इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, मतलब कि ये जो केमिकल रिएक्शन ढेर सारे हो रहे हैं ये सेल को लिविंग में रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ओके, ठीक। ये जो साइटोप्लाज्म के बारे में होगा, साइटोप्लाज्म में देखो साइटोप्लाज्म में क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो वॉल्यूम करता है ऑक्युपाई। ये भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है, ऑक्युपाई ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, कौन ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल को? तो साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे सेल ऑर्गेनल्स नहीं ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है ना। और ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो मेन एरना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। वेरियस केमिकल रिएक्शन जो लिविंग स्टेट में रखते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपसे बताया था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी, वी कैन से द मेटाबॉलिज्म। ओके, वी आर गोइंग टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज, हमसे कह रहा है कि यहाँ पे एक टर्मोलॉजी आ गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। मतलब हमको सेल देखने के लिए यहाँ पे दो तरह से मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट सेल देखने के लिए मिल रहा था, एनिमल सेल देखने के लिए, लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक आउटर लेयर का डिफरेंस है। उसमें सेल वॉल पाया जा रहा है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और भी अंदर डिफरेंस होते हैं, वैक्यूल का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, सेल प्लेट का डिफरेंस होता है, और इसमें जो होता है, जो डिफरेंस होता है, इसमें जो पाया जाता है सेंट्रियोल पाया जाता है, जो कि इसमें प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। जो प्लांट सेल में कुछ पाया जाता है, लेकिन फंक्शन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती है, एक दो चीज़ का डिफरेंस होता है, उन सब चीज़ों के बारे में देखा जाएगा। तो ओके, तो कह रहा बेस्ड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे सेल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। किसके बेस पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे सेल को जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। कहेंगे सर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बेस पे? हाँ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बेस पे सेल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। देखिए, एक हमारा सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि हम लिखे हुए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, और एक हम लोग लिखे हैं यूकैरियोटिक सेल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल कह रहा है कि सेल है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस कहाँ है? ठीक है, ईआर कहाँ है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, माइक्रोबॉडीज कहाँ है, लाइसोसोम कहाँ है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है, बस सेल पता चल रहा है, मेम्ब्रेन इसका डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर पता चल रहा है। अब कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया।
आपको मैंने स्टार्टिंग में हो सकता हो ऑर्गेनिज्म को बताया था कि आर.एच. विटेकर ने 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें मोनेरा आता है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और बाकी यूकैरियोटिक है। और मोनेरा भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, जिसके अंतर्गत आती है। और इसमें जो न न्यूक्लियस का पता रहता है, न ईआर का पता रहता है, न गोल्गी का, मतलब कि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही नहीं पाया जाता है। अगर कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता तो उसके हम लोग ऑर्गेनल बोलते हैं। यही खासियत है यूकैरियोटिक का। मतलब यूकैरियोटिक में कंपार्टमेंटाइजेशन हो गए हैं, सॉरी, कंपार्टमेंट बन गए हैं। तो कंपार्टमाइजेशन भी हम लोग बोल सकते हैं उसको, कंपार्टमेंटाइजेशन भी बोल सकते हैं, कंपार्टमेंटाइजेशन, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो अब इसमें हो गए। तो अब यूकैरियोटिक सेल में क्या हो गया कि ये देखो न्यूक्लियस अलग हो गया, साइटोप्लाज्म देखो, ये जो है हमारा, मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो गया, कुछ माइक्रोबॉडीज हो गए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ईआर भी इसी के ऊपर ऐसे लगा होता है, ईआर। अब ईआर पे राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना, चिपके हुए राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर यहीं पे गोल्गीज बॉडी भी देखने के लिए हमको मिल जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ढेर सारे, ठीक है। एंड फिर हमको माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने के लिए मिल जाता है, और फिर हमें क्लोरोप्लास्ट भी दिखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल में। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में हम जब बात कर रहे हैं तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, देखने के लिए मिल सकता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो यूकैरियोटिक चाहे प्लांट हुआ चाहे एनिमल हुआ, इन दोनों में ही कैसे देखने के लिए मिलेंगे हमको, सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल देखने में। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी, सिर्फ किसकी बात हो रही है, मोनेरा ग्रुप की, यही बैक्टीरिया की बात हो रही है। और प्रोकैरियोटिक में और किसी की बात ही नहीं होती है। सीधे सीधे बोल दिया, प्रोकैरियोटिक में लैक ऑर्गेनल पाया जाता, कोई ऑर्गेनल नहीं पाया जाएगा, बस ऐसे साइटोप्लाज्म बस पाया जाएगा। और इसमें हम लोग एक तरह से और कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है। ओके, फिर कह रहा है कि एक और चीज़ देखने के लिए मिलता है, राइबोसोम। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये हमारा क्या है, राइबोसोम है। बस आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, कोई खास मेम्ब्रेन नहीं है। जैसा कि हम स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताए थे कि राइबोसोम जो है एक प्रोटीन फैक्ट्री है। मतलब कि राइबोसोम जो है सेल का प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा राइबोसोम में, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोकैरियोटिक में ही पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम, विच हेल्प इन द सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, विच हेल्प इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो ये सब क्या कर रहे हैं, ये भी नॉन मेम्ब्रेन मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। ये क्या है, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, राइबोसोम। अब इसमें कह रहे हैं सर इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। अरे बाबू, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें भी पाए जाते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, इसमें भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी राइबोसोम, इसमें भी राइबोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, विच हेल्प इन द सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन का मतलब देखिए, जैसे कि शुरू में बताए थे रुडोल्फ वर्चो ने कि सेल डिवाइड करके फिर नया सेल का प्रोडक्ट बनाएगा। तो इन्होंने कहा सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ओके, ये सेल डिवीजन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम। आगे चल करके जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है। ओके, एंड तो हम लोग अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का, मे बी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेल एंड साइज, शेप एंड सेल एंड साइज, मे बी अप्रॉक्स सभी लोग जानते होंगे सेल एंड शेप एंड साइज के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें सेल एंड साइज की, जो माइकोप्लाज्मा होता है
एक तरह से सेल की बात करते हैं माइक्रोप्लाज्मा जो 0.1 माइक्रोमीटर का पाया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग लेवल्स के हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं इसमें चीज़ों के। जैसे कॉस्ट्रिस का एक बहुत बड़ा होता है, नर्वस सिस्टम सबसे लॉन्गेस्ट होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स के सेल एंड शेप एंड साइज पाए जाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर इसमें और देखना है, तो फिर मैं अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।